चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने अभी तक के बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और हमने एसएससी जेई के प्री वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। मेंस के भी यहाँ पे कुछ हद तक के हमने कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि जो आपके प्री में प्री में ज़्यादा आने के इम्पोर्टेंट है, रिपीट होने के। तो वैसे टॉपिक को हमने मेंस वाले चेक कर लिए। ठीक है, तो आप पीछे वाले प्रीवियस वाले आप जाके लेक्चर चेक कर लीजिए, जिससे कि आपका फायदा होने पाए। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं। क्या? एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो आपका एई अपन अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो एई के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, असिस्टेंट इंजीनियर। समझ रहे हो बात को? तो ये है स्टेट का, राइट। स्टेट का जो पीएससी होती है आपकी, क्या होती है पीएससी? जैसे कि वेरियस स्टेट है आपकी, आपको पता ही है भारत में कितनी स्टेट है ना। तो उनके लगभग जो मेन मेन स्टेट है उनके हम यहाँ पे आपका क्या बोलना चाहिए, उनकी उनकी स्टेट के पेपर्स हमने उठाए हैं और उनको यहाँ पे कंटिन्यू डिस्कस करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप यदि चेक करते हो तो आपकी तैयारी एसएससी जेई के लिए बहुत ही अच्छे से हो जानी है। सब रिपीट होता है, एक के बाद में एक फिर रिपीट होने लगता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओगे एसएससी जेई में। बात समझ रहे हो? और भाई एसएससी जेई तो बहुत ही जरूरी हो गया आज के टाइम में। कैसे? देखो, अभी आपका फिर से एक बार एग्जाम होगी अक्टूबर में, उसके बाद में एग्जाम होगी आपकी कहाँ, मार्च में। तो भाई आपको तैयार रहना है। यदि इस बार नहीं हुआ तो मार्च वाला तो लेना ही लेना है। बात समझ में आ रही है? तो जितना आप क्वेश्चन से फेमिलियर रहोगे, जितने क्वेश्चन से आप फेमिलियर रहोगे उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। भाई यदि क्वेश्चन से फेमिलियर ही नहीं रहोगे तो कहाँ से आपका हो जाएगा? समझ रहे हो बात को? तो चलिए, तो इसके बाद में जैसे स्टेट ए का खत्म हो जाएगा, उसके बाद में ईएससी अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ईएससी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन गेट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ऐसा हमारा पैटर्न चलते जाएगा। समझ गए बात को? चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, यहाँ पे ये भी एमपीएससी का मेंस वाला है। ठीक है, एमपीएससी का मतलब एमपीएससी का क्वेश्चन है, राइट। चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन यहाँ पे देखो फर्स्ट, क्या बोल रहा है? द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक टेक्योमीटर आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक थर्मोलाइट, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा कलेक्टर एंड एन इलेक्ट्रिक डिस्टेंस मेजरमेंट। तो ये जो है मॉडर्न वाला बात, तो ये है आपका, ठीक है, ऑल ऑफ द एबो आपका यहाँ पे हो जाएगा। जो टोटल स्टेशन होता है ना, वही आपकी मॉडर्न टेक्योमीटर कहलाती है। ये एक चीज याद रखना है आपको, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन चेन सर्वेइंग परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन आर सेट आउट थियोडोलाइट, ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है, एन किलोमीटर एंड ऑप्टिकल स्क्वायर, राइट। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा आंसर? इसमें हो जाएगा एन ऑप्टिकल स्क्वायर। ये चीज आपका ऑप्टिकल स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू चेन लाइन, राइट। तो ये हो जाएगा क्या? समझ रहे हो बात को? ऑप्टिकल स्क्वायर में आपका परपेंडिकुलर टू चेन लाइन, ये आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो गया आपका यहाँ पे सिंपल, एन ऑप्टिकल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिस्ट काउंट ऑफ अ लेवलिंग स्टाफ इज, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 5 mm एंड 1 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल आपका बी, 5 mm का लिस्ट काउंट होता है। बात समझ आ रही है? तभी तो वो 0.00 ऐसा चलते रहता है। ठीक है, यहाँ पे 0.05 रहेगा, इस तरीके से चलते रहता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं द बैकसाइड रीडिंग बेंचमार्क, ठीक है, बेंचमार्क आपका इतना दिया हुआ है, बैकसाइड रीडिंग है ना, द बैकसाइड रीडिंग ऑन अ बेंचमार्क दिस, ठीक है, ये हो गया। द इरेक्टेड स्टाफ रीडिंग ऑन द टॉप ऑफ वर्कशॉप फ्लोर was 1.450 मीटर, ठीक है, द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ टॉप ऑफ वर्कशॉप फ्लोर इज। इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सिंपल है, रिपीटेड क्वेश्चन है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है।
तो आपको पता होना चाहिए रिड्यूस लेवल जो रहता है आपका, वो जैसे कि 150 मीटर है, और फिर प्लस करते हैं हम बैक साइड, तो बैक साइड आपका -2.25 है यहाँ पे। नेक्स्ट अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे 1.45 मीटर, और बोल रहा है कि इरेक्टेड स्टाफ रीडिंग ऑन द टॉप टॉप ऑफ वर्कशॉप। ठीक है, वर्कशॉप में आपको मतलब एक तरीके से इन्वर्टेड स्टाफ यहाँ पे लगा हुआ है, राइट, इन्वर्टेड स्टाफ लगा हुआ। इन्वर्टेड स्टाफ में ऑलवेज हम रीडिंग क्या लेते हैं, नेगेटिव। ठीक है, 1.45, बस यहाँ से आपको सॉल्व कर देना है, वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तीनों को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वैल्यू निकल कर आएगी 146.3, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। देखो, इफ n इज द नंबर ऑफ अ साइड ऑफ ट्रेवर्स वाइल theodolite ट्रेवर्सिंग द सम ऑफ द इंटीरियर इंक्लूडिंग एंगल्स। ठीक है, सम ऑफ द इंटीरियर इंक्लूडिंग एंगल्स, इंटीरियर इंक्लूडिंग एंगल्स। ठीक है, तो इसमें निकालने के लिए आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का बी, सॉरी ए हो जाएगा, है ना। 2n माइनस, देखो 2n-4, ठीक है, इंटू आपका 90 डिग्री। अब यहाँ पे चेक करना इंटीरियर एंगल, इंटीरियर इंटीरियर बोल रहा है, इंटीरियर में एन आ रहा है मतलब नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द कर्वेचर करेक्शन, व्हाट विल बी द कर्वेचर करेक्शन। ठीक है, कर्वेचर करेक्शन फॉर स्टाफ रीडिंग। ठीक है, इन लेवलिंग फॉर डिस्टेंस 1000 मीटर। इसका क्या हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, इसका हो क्या जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 1000 मीटर यहाँ पे बोल रहा है, इसका आंसर सिंपल आपका यहाँ पे बनेगा आपका। तो यहाँ पे आंसर आपको चेक करना है। देखो, ये दो तो हो नहीं सकते, ठीक है, 673 ये तो नहीं हो सकते, क्योंकि कर्वेचर करेक्शन बोला है इसने, कर्वेचर करेक्शन यहाँ पे बोला है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखो, समझ रहे हो बात को, कर्वेचर करेक्शन है, राइट, तो इसमें हो जाएगा आपका 0.0785, राइट। ये चीज कैसे करते हैं इसको, 0.785 ये तो होता है ये कर्वेचर करेक्शन, मल्टीप्लाई आपका 1000 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज तो एक किलोमीटर में अपन इसको मेजर करते हैं। ये जो है डी आपकी किलोमीटर में रहती है। ठीक है, किलोमीटर में, तो यहाँ पे अल्टीमेट आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आपका भाई, ये क्वेश्चन जो है ये है आपका क्या, स्पायर टेस्ट इज कैरिड आउट। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कैरिड आउट फॉर द परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल, ऑटो लेवल, टिल्टिंग लेवल। ठीक है, ये किसके लिए होता है, स्पायर टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, राइट। तो ये इसका आंसर आपका सिंपल हो जाएगा, क्या, इसका आंसर हो जाएगा डी, नॉन ऑफ द एबो, क्योंकि स्पायर टेस्ट में कुछ है ही नहीं। और देखो स्पायर टेस्ट की कुछ हम आपको क्या बताते हैं, बैकग्राउंड में देख चलते हैं। क्या होता है कि स्पायर टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर द परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। ठीक है, स्पायर टेस्ट जो होता है परमानेंट, थियोडोलाइट, स्पायर टेस्ट का कनेक्शन थियोडोलाइट से होता है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, थियोडोलाइट से कनेक्शन होता है इसका, राइट। तो परमानेंट आपको सेट करना है, एडजस्ट करना है, तो स्पायर टेस्ट किया जाता है। इट इज अ टेस्ट कैरिड आउट टू इरिडेक, है ना, इरेडिकेट और रिमूव, ठीक है, एरर ड्यू टू नॉन परपेंडिकुलरली ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, नॉन परपेंडिकुलरली हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, ये चीज होती है, तो नॉन ऑफ द एबो हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन, ये भी आपका क्या बोल रहा है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन ही है। ठीक है, क्या बोलता है, देखो, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑन द सरफेस, इक्वल एलिवेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, इक्वल एलिवेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज, ऑफ द अर्थ और नोन एज। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, देखो इक्वल एलिवेशन की बात किया यहाँ पे, इक्वल एलिवेशन की बात किया, तो पहली चीज तो आइसो हो जाएगा, है ना, आइसो हो जाएगा। अब गोनिक, ठीक है, गोनिक एंड
आइसो हाइट्स। तो आइसो हाइट्स तो मुश्किल है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल एलिवेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका हो जाएगा क्या, इसका कंटूर्स। राइट, कंटूर्स हो जाएगा ना भाई, सिंपल सी बात है ना। जो अर्थ सरफेस है आपका, राइट, अर्थ सरफेस जो होता है, देखो ना, ये अर्थ सरफेस इक्वल एलिवेशन इस तरीके से ज्वाइन करते जाते हैं, तो यही चीज आपका क्या हो जाता है, कंटूर्स। ठीक है, कंटूर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जब भी अर्थ की बात आ गई तो वहां पे कंटूर्स को हम लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इसमें एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आइसो हीट क्या होता है। ठीक है, आइसो हीट जो होती है, अ लाइन, अ मैप और चार्ट कनेक्टिंग एरियाज ऑफ इक्वल रेनफॉल। रेनफॉल में इसको यूज किया जाता है। आइसोगोनिक, आइसोगोनिक क्या होता है, ये चीज चेक करना। आइसोगोनिक, तो आइसोगोनिक में होता है कनेक्टिंग पॉइंट, कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ द अर्थ सरफेस एट विच द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज द सेम, है ना। कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ द अर्थ सरफेस एट विच द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज द सेम। राइट, जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो होता है आपका वो सेम होता है। ठीक है, कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है, एट विच द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज द सेम। राइट, तो इसमें आपको मैं बता दूं कि जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है ना, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है आपका, ये चीज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है, इसमें इसमें जो भी सेम हो गया, सेम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, आइसोगोनिक का यूज किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, एगोनिक। एगोनिक, एगोनिक क्या होता है, एगोनिक लाइन is an imaginary line on the earth's surface connecting the north and south, ठीक है, magnetic poles and passing through this point where there is no magnetic declination। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे आपका जो एगोनिक है, एगोनिक जो है आपका नॉर्थ एंड साउथ को जोड़ने वाला, जो आपकी जिसमें कोई डिक्लिनेशन नहीं है, वो कहलाती है क्या, एगोनिक लाइन। ध्यान रखना है, ठीक है। आइसो हिट्स अलग होते हैं, आइसोगोनिक पता हो गया। आइसोगोनिक में हम करते क्या है कि जो सेम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन यदि रहता है, सेम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन रहेगा, ठीक है, ठीक है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, आइसोगेनिक हो जाएगा। और एगोनिक में आपका नॉर्थ एंड साउथ को जिस पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बिल्कुल फ्री रहेगा, उस चीज को एगोनिक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट अ प्लेस ऑफ एट अ प्लेस इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन एट नून। कितने बार पूछेगा यार तू, कितने बार पूछेगा इस क्वेश्चन को, मेरे को तो भाई परेशान हो गए, तो याद हो जाएगा ये। ठीक है, 6 डिग्री वेस्ट हो गया, इसका आंसर ही ऐसे ही हो गया, 6 डिग्री वेस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या है कि जब, हाँ, नून के टाइम में जो सन होता है, जैसे कि ये सन है ना, ये आपका इस तरीके से आपका यहाँ पे सन हो गया। राइट, तो नून के टाइम में आपका जो बीरिंग है वो कैसे हो जाता है ये, राइट, जो 180 डिग्री पे आपका होता है एट द नून ट्रू बियरिंग ऑफ सन। ठीक है, जो ट्रू बियरिंग ऑफ सन होता है वो कितना रहता है, 180 डिग्री नून के टाइम पे। ठीक है, 180 डिग्री रहता है। राइट, समझ रहे हो बात को। चलो, तो फिर उसके बाद में क्या, हेंस, हेंस, ठीक है, फॉर मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ 186 डिग्री, ठीक है, द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन मस्ट बी 6 डिग्री वेस्ट। ठीक है, इसका आंसर 6 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन आगे देखते हैं जल्दी से। देखो, द प्रोसेस, है ना, द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग, द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन occupied by प्लेन टेबल। ठीक है, occupied by प्लेन टेबल फॉर स्टेशन हुज
पोजीशन हैव ऑलरेडी बीन प्लॉटेड ऑन प्लान इज नोन एज ओरिएंटेशन, रेडिएशन, रिसेक्शन एंड इंटरसेक्शन। ये बड़ी काम की चीज है। इसके बाद इस यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ये रिपीटेड भी क्वेश्चन है ना। द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय प्लेन टेबल, ठीक है, occupied by plane table from station whose position have already been plotted on plan is known as orientation, intersection, radiation, resection। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा क्या, रिसेक्शन। ठीक है, रिसेक्शन। तो यहाँ पे मैं हर चीज के बारे में बता देता हूँ। पहला चीज ओरिएंटेशन के बारे में बात करते हैं। तो ओरिएंटेशन में क्या हो जाएगा, इट इज द ऑपरेशन ऑफ कीपिंग द प्लेन टेबल पैरेलल टू द पोजिशन इट ऑक्यूपाइड एट अ फर्स्ट स्टेशन। ठीक है, पैरेलल टू पोजीशन। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। कीपिंग द प्लेन टेबल, कीपिंग द प्लेन टेबल पैरेलल टू द पोजीशन इट्स ऑक्यूपाइड फर्स्ट स्टेशन। ठीक है, पैरेलल टू द पोजीशन, किसके रखना है पैरेलल, पैरेलल रखना है आपको किसके, टू द पोजीशन। ठीक है, टू द पोजीशन, इसके आपके पैरेलल रखना है। ये चीज ध्यान दे देना है आपको। ठीक है, कीपिंग द प्लेन टेबल पैरेलल टू द पोजीशन, कीपिंग द प्लेन टेबल पैरेलल टू द पोजीशन ऑफ फर्स्ट स्टेशन। ठीक है, ये हो जाएगा ओरिएंटेशन। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं किसका, आपका नेक्स्ट हो जाएगा आपका ओरिएंटेशन हो गया। इसके बाद में रेडिएशन की बात कर लेते हैं। तो रेडिएशन में आपका क्या हो जाएगा, सिंपल देखो, रेडिएशन में इट इज द मेथड द इंस्ट्रूमेंट इज सेट अप एट अ स्टेशन एंड रेस आर ड्रान टू वेरियस स्टेशन विच आर टू बी प्लॉटेड। ठीक है, रेडिएशन में रेस की कहानी आ जाएगी, रेडिएशन में आपका रेस की कहानी आ जाएगी। ठीक है, ये चीज हो गया। ओरिएंटेशन में आपका पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, प्लेन टेबल पैरेलल टू द पोजीशन, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इंटरसेक्शन क्या होता है, इन दिस मेथड टू स्टेशन आर सिलेक्टेड। ठीक है, दो स्टेशन को अपन सिलेक्ट करते हैं सच दैट ऑल द अदर स्टेशन टू बी प्लॉटेड आर विजिबल फ्रॉम दिस। इंटरसेक्शन में ऐसे दो स्टेशन सिलेक्ट करेंगे जिससे कि सभी स्टेशन क्या पूरी तरीके से आपको अच्छे से शो हो पाएंगे। तो ये आपको तीन चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है। ठीक है, ओरिएंटेशन, रेडिएशन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, ये आपकी तीन चीज आपको ध्यान रखनी है। रिसेक्शन का पता ही चल गया, रिसेक्शन में अपन कर क्या रहे हैं, रिसेक्शन में हम कर क्या रहे हैं, देखो, लोकेटिंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन occupied by plane table from station whose position have already been plotted on plan। ठीक है, तो वो हो जाएगा रिसेक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साल्वेज है ना, साल्वेज वैल्यू इज डिफाइंड एज, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। साल्वेज वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ डिसमेंटल मटेरियल ऑफ अ प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स यूटिलिटी पीरियड। ठीक है, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ बिल्ट अप प्रॉपर्टी एट, सब नहीं है, ये सब नहीं है। तो आपका 11 का आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल 11 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अ बिल्ट। ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अ बिल्ट अ प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड। समझ में आ गया, बी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, 12। ठीक है, 12 में आपका क्या बोल रहा है, द राइट्स एंड प्रिविलेज। ठीक है, राइट्स एंड प्रिविलेज, ठीक है, विच एन ऑनर ऑफ अ प्रॉपर्टी enjoys through or over the property of another is known as प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, लीज राइट, आपका लीगल राइट, या फिर इजमेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, द राइट्स एंड प्रिविलेज विच एन ऑनर ऑफ अ प्रॉपर्टी इंजॉयज थ्रो ओवर। ठीक है, थ्रो और ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर इज नोन एज, ये क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में
इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, एज इजमेंट, राइट, इजमेंट। ठीक है, तो इसको जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी राइट्स आर theoretically socially, ठीक है, enforced constructs in economics for determining how a resource or economic good is, है ना, इकोनॉमिक गुड इज यूज्ड एंड ओन। ठीक है, लीगल राइट्स, लीगल राइट्स रेफर्स टू, लीगल राइट्स जो होते हैं वो होता है आपका रेफर्स टू राइट अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, फिर उसके बाद में बोलता है लीज। ठीक है, अ लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट आउटलाइनिंग, ठीक है, द टर्म्स अंडर विच वन पार्टी एग्रीज टू रेंट, ठीक है, वन पार्टी एग्रीज टू रेंट प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अनदर पार्टी। समझ रहे हो बात को, दूसरी पार्टी, ये आपका क्या होता है, एक तरीके से लीज राइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका इजमेंट। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ठीक है, फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड, फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड, इसमें आपका क्या होगा, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी competent, parties to the contract should be competent, proper proposal and its acceptance, ठीक है, free consent of parties involved in the agreement, lawful consideration। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर आपका सिंपल है, 13 का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, 13 का आपका डी हो जाएगा, सभी चीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे क्या बोल रहा है, 14, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर अर्थ वर्क, ठीक है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फॉर अर्थ वर्क इन सरफेस एक्सकेवेशन एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ एज वेल एज 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऑन प्लान बट नॉट एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर इन डेप्थ इज इन, इसमें क्या हो जाएगा, the unit of measurement for earthwork in surface excavation exceeding 1.5 meter in width as well as 10 meter square on plan but not exceeding 30 centimeter in depth is in। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका सिंपल क्या होता है, फॉर डेप्थ लेस देन 30 सेंटीमीटर, यदि 30 सेंटीमीटर से लेस देन रहा, वी विल मेजर अर्थवर्क इन स्क्वायर मीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर से यदि कम रहा तो हम इसको क्या लेके चलते हैं, इसमें क्या लेके चलते हैं, स्क्वायर मीटर में हम इसको मेजर करते हैं, और वहीं पे मोर देन 30 सेंटीमीटर हो गया तो उसको हम मेजर करते हैं किसमें, क्यूबिक मीटर में। ठीक है, 30 एक तरीके से क्यूब की तरह काम करता है, क्यूब, और यहीं पे ये आपका ये एक तो इसके यदि पीछे जाएंगे तो ये स्क्वायर मीटर में, और इधर गए तो आपका किसमें, क्यूब में, हम इसको मीटर क्यूब में आपको ये मेजर करोगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है चेक करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका, ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया आपका सिंपल 14 का बी, स्क्वायर मीटर। ठीक है, स्क्वायर मीटर आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 को चेक करो क्या बोल रहा है, वेन, देखो, टेंडर इज सेड टू बी इनफॉर्मल। ठीक है, टेंडर को इनफॉर्मल कब बोलेंगे, देखो इसका ऑप्शन सिंपल है आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, देखो ए बी, मतलब, ठीक है, 15 का आपका बी हो जाएगा, कैसे देखो, व्हेन इट इज नॉट सबमिटेड इन द फॉर्म सोल्ड बाय द डिपार्टमेंट। ठीक है, इसने सबमिट नहीं किया, ठीक है, इसने फॉर्म को सबमिट नहीं किया, एक तरीके से देखो, व्हेन इट इज नॉट सबमिटेड इन द फॉर्म sold by the department, when the tender is not properly filled in or signed by the contractor। उसके बाद देखो, when the tender is made conditional by way of adding indefinite and one uncertain liabilities, ठीक है, of usual character to it।
when it is not supported, when it is not supported by the requisite, ठीक है, requisite earnest money in the manner prescribed for the purpose in PWD form। इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी। 20 क्वेश्चन में यदि याद रखना है आपको, इनफॉर्मल बोल रहा है यहाँ पे, है ना। तो देखो नॉट, यहाँ पे नॉट आया, ये भी नॉट आया, ये भी नॉट आया। और यहाँ पे देखो व्हेन टेंडर कंडीशनल बाय वे, ठीक है, व्हेन टेंडर इज मेड कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल अप्लाई कर दिए, उसमें कंडीशन अप्लाई कर दिए, तो आपका एक तरीके से वो इनफॉर्मल टेंडर हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एट व्हाट चेंज ऑफ प्राइस लेवल इज रिवाइज्ड एस्टीमेट प्रिपेयर्ड, ठीक है, एट व्हाट चेंज ऑफ प्राइस लेवल, ठीक है, एट व्हाट चेंज ऑफ प्राइस लेवल इज अ रिवाइज्ड एस्टीमेट प्रिपेयर्ड, ठीक है, रिवाइज्ड एस्टीमेट प्रिपेयर्ड। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 16 का, सिंपल है, 16 का आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। एट व्हाट चेंज ऑफ प्राइस लेवल, एट व्हाट चेंज ऑफ प्राइस लेवल इज अ रिवाइज्ड, ठीक है, एस्टीमेट प्रिपेयर्ड, ठीक है। एट व्हाट चेंज ऑफ प्राइस लेवल इज अ रिवाइज्ड, इज अ रिवाइज्ड एस्टीमेट प्रिपेयर्ड, रिवाइज्ड एस्टीमेट प्रिपेयर्ड। ये कहानी होगी आपकी यहाँ पे, तो इसका 5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, विच कमिटी रिकमेंडेड दैट एन allowance of 10% of the prime code is the contractor, ठीक है, contractor's profit would be reasonable। इसका आंसर क्या हो जाएगा, और पहले आपको इसका आंसर बताना है कमेटी का, ठीक है, कौन सी कमेटी, द रेट एंड कॉस्ट कमेटी, ठीक है। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा 17 का यहाँ पे, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। रेट्स एंड कॉस्ट कमिटी 1957, ठीक है, 1957 अलाउंस ऑफ 10% ऑफ प्राइम कॉस्ट, ठीक है, प्राइम कॉस्ट इज द कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट वुड बी रीजनेबल, ठीक है, 10%, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द कैपिटलाइज्ड वैल्यू, द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी फेसिंग, ठीक है, फेचिंग अ नेट एनुअल रेंट ऑफ दिस 1000 विथ हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिविलिंग, ठीक है, प्रिविलिंग प्रिविलिंग बीइंग 5% वुड बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपल है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आप जब निकालते हो तो वो निकालते हो सी इक्वल्स टू ए बाय आर। ए है वहां पे एनुअल रिटर्न और आर है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 1000 ये दिया हुआ है, और डिवाइडेड में आपका हो जाएगा क्या, 0.05। अल्टीमेट आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 20,000। ये आपका आंसर हो गया। तो ये याद रखना है, सी इक्वल्स टू ए आर, सी इक्वल्स टू ए आर, ऐसे नहीं तो ऐसे याद रख लो, 1000 डिवाइडेड बाय दिस परसेंटेज, ठीक है। तो इससे आपका निकल कर आ जाएगा। 19 का क्वेश्चन चेक करो, यहाँ क्या बोल रहा है, देखो, वाइल सबमिटिंग अप टेंडर, ठीक है, वाइल submitting a tender the contractor is required to deposit some amount with the ठीक है डिपार्टमेंट विद, ठीक है, विद द डिपार्टमेंट एज गारंटी ऑफ द टेंडर नोन एज, ठीक है, while submitting a tender the contractor is required to deposit some amount with the department as guarantee of the tender known as, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर एसडी या फिर आपका ईएमडी या फिर आपका बैंक गारंटी। इसका ऑप्शन आंसर आपका हो जाएगा क्या, ईएमडी, ठीक है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। एक तरीके से ये चीज होती है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। हम ये कितना करते हैं, 2% ऑफ द टेंडर वैल्यू, ठीक है, ये जमा करना पड़ता है, ठीक है।
ईएमडी याद रखना है, ईएमडी वहां पे वो जमा करता है। क्वेश्चन देखो, इफ द पोरोसिटी ऑफ अ सॉइल सैंपल, ठीक है, पोरोसिटी आपको देखे रखा है कितना, n इक्वल्स टू 40 एंड वाइड रेशियो इज, और वाइड रेशियो देखे रखा है आपको, वाइड रेशियो बताना है। सिंपल है, ई आपको बताना है तो आपको ये बताने के लिए करना क्या पड़ेगा, ई इक्वल्स टू आपका करना पड़ेगा 1 - n, ठीक है, n सॉरी n/1 - n, ये चीज करना पड़ेगा। ई की n की वैल्यू पुट कर दो, 0.4 डिवाइड में आपका 1 - 0.4, तो यहाँ पे 0.4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे 0.6, ठीक है, तो ये हो गया 2/3, एक तरीके से आपका आंसर 2/3, ये हो गया आंसर, सिंपल, राइट। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, राइट। अब इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ये आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, जिससे आपका एसएससी जेई वगैरह इजीली 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 निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।